साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए हम सब लोग सीडीपी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सीडीपी में बिहार स्टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हम सब लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी कर चुके हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक या दो सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। आज जो हम सब लोग करेंगे असेसमेंट और इवेल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट और इवेल्यूएशन। तो चलिए, असेसमेंट कहते किसको हैं। असेसमेंट होता है किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान यह चलती रहती है कि किसी के बारे में जानना कि उसमें क्या दिक्कत है, क्या खामियां हैं, उसी के बारे में जानना। उसके बाद है आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। आकलन जो है अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। आकलन जो है इवोल्यूशन जो है लर्निंग को इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है। और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चे को हो उसको समझना चाहिए, समझाना चाहिए। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चे को जो भी कन्फ्यूजन होता है बच्चे को समझाना चाहिए। आकलन से यही मतलब होता है। आकलन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहली बात तो आकलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, और दूसरा होता है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, योगात्मक और रचनात्मक आकलन। देखिए, रचनात्मक आकलन क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाने के दौरान क्या क्या आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन है। पूछेगा बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट असेसमेंट क्या है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट है बच्चों के बारे में जानने का फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन, साल के अंत में किए जाने वाला आकलन को योगात्मक आकलन कहते हैं। तो देखिए, योगात्मक आकलन क्या हुआ। समेटिव असेसमेंट, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। ये जो तीन चीज़ आप देख रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये इवन सी टेट हो गया, एस टेट हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, सभी में ये चीज़ पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला तो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं, सीखने का आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। सबसे पहले देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। देखिए, ये देखिए, इसमें ऑफ, फॉर और एज, यही तीन चीज़ अंतर है और सभी चीज़ समान है। तो इसको अच्छे से हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता क्या है, जैसे कि टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा है और पढ़ाने के दौरान बच्चे से कुछ पूछ रहा है और उसका बच्चा जवाब दे रहा है, उसी को कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब जो काम कर रहे हैं उसी काम के दौरान उसके बारे में पूछना, जो हम बता दिए उसी के बारे में पूछना, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो देखिए, पढ़ाने के दौरान क्या गया आकलन, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में बीच में बच्चे से सवाल पूछ रहे हैं, उसी को हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको हम समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को सीखने का आकलन, मतलब साल के लास्ट में जो हम बच्चे का आकलन करते हैं कि साल भर में बच्चे क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या कमियां रह गई, इसी के बारे में जानने को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। ऑफ लर्निंग कहते हैं साल के अंत में जो उसका क्या क्या बच्चे सीखा नहीं सीखा, उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब देखिए, असेसमेंट एज लर्निंग, इसको सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं, सीखने के रूप में आकलन। मतलब इसको सेल्फ असेसमेंट कैसे इसको समझेंगे, असेसमेंट एज लर्निंग को, जैसे कि बच्चा साल भर में पढ़ा और सभी बच्चा आपस में मंत्रणा कर रहा है कि हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, सिर्फ अपने में, सेल्फ में, अपने में आकलन कर रहा है कि हम क्या सीखे। तो इसी में इसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, इसलिए हम सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं इसको। तो इसको ये तीनों चीज़ हम सब लोग समझ गए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है कि साल के अंत में किया जाने वाला आकलन, जो कि
और असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है पढ़ाने के दौरान बच्चे से जो पूछते हैं सवाल, उसी को असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग कहते हैं। और असेसमेंट एज लर्निंग को हम सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं। इसमें बच्चा खुद अपने से भी आकलन करता है कि हम क्या सीखे, नहीं सीखे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इवैल्यूएशन मूल्यांकन किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण या दोष का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इसको याद रखिए, मूल्यांकन जो होता है यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इवैल्यूएशन मूल्यांकन किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोष का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सतत विकास एवं व्यापक CCE कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सतत और व्यापक मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, पर जोर देती हो। CCE इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों का जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना। अब देखिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट को कहते हैं SBA। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है कि इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाते हैं। अब देखिए, डायनामिक असेसमेंट, यह बच्चों को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। डायनामिक में क्या होता है, यह बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, देखिए मूल्यांकन की विशेषता देखिए, वैलिडिटी, वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात की परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। रियलेबिलिटी, विश्वसनीयता, विभिन्न परंतु ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा के उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसे ही मापन को विश्वसनीयता कहलाएगी। अब देखिए, व्यवहारिकता, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षा का प्रभाव ना पड़े। वस्तुनिष्ठता, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, परीक्षा का प्रभाव ना पड़ता। व्यापकता, इसमें सारे गुणों का मापन होता है। व्यापकता में सारे गुणों का मापन होता है। अब देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का कलेक्शन होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक फाइल होता है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियां, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि होती है। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उसका मूल्यांकन करना आसान होता है। अब देखिए, रिकॉर्ड, देखिए अब देखिए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का रिकॉर्ड होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर का रिकॉर्ड, स्किल रिकॉर्ड, एटीट्यूड रिकॉर्ड, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कम्युनिटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। एकेडमिक, अटेंडेंस, अचीवमेंट, कम्युनिटिव में क्लास से संबंधित एकेडमिक, अटेंडेंस और अचीवमेंट, इसको कम्युनिटिव रिकॉर्ड में रखा जाता है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीचिंग ऑफ मेथड काफ़ी महत्वपूर्ण है। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक ही हिंट दिया जाता है। समस्या समाधान में मात्र एक हिंट दिया जाता है। इसके स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं इसके। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के 5 स्टेप हैं। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है। प्रॉब्लम सॉल्वर में क्या होता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं।
देखिए इसका स्टेप है समस्या को चुनना, समस्या के कारण, समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समस्या का समाधान, समाधान का व्यवहारिक प्रयोग। 5 प्रकार का होता है। टीचिंग मेथड में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के 5 प्रकार होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण, पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम लिखा जाता है। पहले उदाहरण, उसके बाद नियम। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडक्टिव मेथड जो होता है यह कैसा होता है, छात्र केंद्रित होता है। इंडक्टिव मेथड में छात्र केंद्रित होता है। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम को बताया जाता है, जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देता है। इंडक्टिव मेथड जो है विद्यार्थी को करके सीखने पर बल दिया जाता है। इस विधि के में तर्क करते हुए उदाहरण से नियम की ओर जाता है। देखिए ये पूछता है उदाहरण से नियम से किस विधि में, इंडक्टिव मेथड में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर इंडक्टिव मेथड, विशिष्ट से समान की ओर इंडक्टिव मेथड, विशिष्ट से समान की ओर इंडक्टिव मेथड, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इंडक्टिव मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब होता है एक, देखिए इंडक्टिव मेथड में है ज्ञान से अज्ञात की ओर इंडक्टिव मेथड, मूर्त से अमूर्त की ओर इंडक्टिव मेथड, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर इंडक्टिव मेथड। ये सब पूछता है कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर किस मेथड में आता है, इंडक्टिव मेथड में आता है। मूर्त से अमूर्त की ओर किस मेथड में आता है, इंडक्टिव मेथड में आता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर इंडक्टिव मेथड में आता है। अब देखिए निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि होता है। डिडक्टिव मेथड जो होता है शिक्षक केंद्रित विधि होता है, और इंडक्टिव मेथड होता है छात्र केंद्रित। डिडक्टिव मेथड में पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। यह अक्सर मैथ में प्रयोग होता है। डिडक्टिव मेथड अक्सर मैथ सब में प्रयोग होता है। पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। पहले कोई फार्मूला लिख दिया जाता है, फिर इस पर सवाल बनाया जाता है। तो देखिए यह प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाता है, यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यह अज्ञात से ज्ञात किया जाता है, यह नियम से उदाहरण की आगे बढ़ता है। तो देख लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पूछता है सभी एग्जाम में। अब एक महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट मेथड। इसके प्रवर्तक कौन थे, किलपैट्रिक। ये पूछता है प्रोजेक्ट मेथड के किसने दिया था प्रोजेक्ट मेथड, तो ये दिया था किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड। किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था। यही बस इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने दिया था। अब देखिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा नहीं है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन इसको याद रखिए 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। कौन कौन मोटिवेशन होता है, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हो, उसी को इंटरनल मोटिवेटेड कहते हैं। जैसे कि अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वह आंतरिक रूप से मोटिवेटेड पर्सन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, जब कोई व्यक्ति किसी काम करने के लिए बाह्य रूप से दूसरे के द्वारा मोटिवेटेड होता है, वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे बच्चे को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए उसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, लालच देना, ये सब मोटिवेशन के लक्षण है। अब देखिए इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल और मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मेस्लो का आवश्यक पदानुक्रम, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो है मेस्लो का जो आवश्यक पदानुक्रम है, यह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी को उसने दिया था, मोस्ले ने दिया था। आत्मसिद्धि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादन मोस्ले साहब थे, अब्राहम एच मोस्ले थे। मोस्ले के अनुसार 5 तरह की आवश्यकता होती है। मोस्ले के अनुसार हमारी आवश्यकता 5 प्रकार की होती है। पहला होता है देही की आवश्यकता, दूसरा होता है स्वेच्छा की मांग, तीसरा होता है आत्महत्या की आवश्यकता, चौथा होता है सम्मान की आवश्यकता, पांचवा होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल और मोटिवेशन में यह किसने दिया था,
अब्राहम एच मोस्ले ने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मोस्ले ने दिया था। और मोस्ले के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकता होती है। पहला होता है साइकोलॉजिकल नीड्स, दैहिक आवश्यकता। उस दूसरा नंबर पर होता है सेफ्टी, ये पूछता है कि मोस्ले के अनुसार सुरक्षा किस नंबर पर होता है, तो दूसरा नंबर पर होता है। और तीसरा होता है आत्मीयता की सुरक्षा, चौथा होता है सम्मान की सुरक्षा, और पांचवा होता है आत्मसिद्धि की सुरक्षा। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन जो दिया था अब्राहम एच मोस्ले ने 1968 और 1970 के बीच दिया था। पहला जो आता है, पहला इसमें आता है दैहिक आवश्यकता, दूसरा आता है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की मांग, तीसरा आत्मीयता की आवश्यकता, चौथा सम्मान की आवश्यकता, सबसे ज़्यादा चौथा नंबर पर सम्मान की आवश्यकता आता है, और पांचवा नंबर पर सेल्फ आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है चौथा नंबर पर। अब देखिए, ये देखिए अभिप्रेरणा चक्र, अभिप्रेरणा चक्र फर्स्ट नंबर पर नीड आता है, दूसरा नंबर पर प्रबल प्रेरणा आता है, चौथा नंबर पर उत्तेजना आता है, तीसरा नंबर पर उत्तेजना आता है, चौथा नंबर पर निर्दिष्ट व्यवहार आता है, पांचवा नंबर पर उपलब्धि आता है, और छठा नंबर पर उत्तेजना की कमी आ जाती है। देखिए अभिप्रेरणा में सबसे पहले अभिप्रेरणा किसकी होती है, आवश्यकता होती है, उसके बाद ड्राइव करता है, प्रबल प्रेरणा होता है, उसके बाद उत्तेजना आता है, स्टिमुलस होता है, उसके बाद लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार किया जाता है, उसके बाद अचीवमेंट हो जाता है, उसके बाद उत्तेजना में कमी आ जाती है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाषा के बारे में, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने ही भाषा कहलाती है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। भाषा का स्वभाव एक क्रम होता है, मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। सबसे पहले भाषा को ये देखिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसको इसी वाइज याद कर लीजिए। सबसे पहले भाषा में क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा में सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW होता है। अब देखिए चिंतन क्या है, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसे विचार को चिंतन कहते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, चिंतन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आज हम सब लोग का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद जो होगा शिक्षा का अधिकार, RTE 2009 होगा, RTE 2009 होगा, और हम सब लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।